जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी। वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, मेजर कलसी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें हम बात करते हैं आपके डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स और उन कॉम्पिटिशन्स के लिए होने वाली पढ़ाई की। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं CAPF कॉम्पिटिशन के सेकंड पेपर में आने वाली डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए यह कंपटीशन UPSC के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इस कंपटीशन में एक पेपर जीके का होता है, एक पेपर लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज वाले पेपर को डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश कहते हैं। ये 200 नंबर का पेपर होता है। इस 200 नंबर के पेपर में इंग्लिश लिखने के नंबर होते हैं, जो कि इसे बाकी कंपटीशन से अलग करते हैं। NDA में, CDS में, ACC में तो खैर दोनों टाइप की इंग्लिश आती है, लेकिन NDA में और CDS में केवल ऑब्जेक्टिव नेचर के सवाल आते हैं। ऑन द अदर हैंड CAPF में हमारे पास डेस्क्रिप्टिव नेचर के सवाल आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उन सवालों में क्या होता है। देखिए, आपके 200 नंबर का हिसाब किताब, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से हम नंबरों का हिसाब किताब करेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से हम उन नंबर्स को अटेन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज बच्चों, ऐसे आपके सामने होती है। ऐसे आपको 20 नंबर के 4, अभी फिलहाल 3-4 साल से ये पैटर्न चल रहा है कि 20 नंबर के 4 ऐसे दे दिए जाते हैं 80 नंबर के। हालांकि ऐसे के जो सवाल होते हैं ये कंपल्सरीली इंग्लिश के ही नहीं होते। एप्लीकेशन भरते समय, जैसा कि वर्तमान में आप लोग इस साल के 2021 के एग्जाम के लिए अप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं। आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके होंगे कि मीडियम आप कौन सा चूज करेंगे अपने एस्से के लिए, मतलब आप हिंदी में एस्से लिखेंगे या फिर इंग्लिश में एस्से लिखेंगे। तो ये आपका ऑप्शनल होता है, लेकिन दूसरे पॉइंट से लेकर 8वें पॉइंट तक कंपल्सरी इंग्लिश होती है। उस कंपल्सरी इंग्लिश में सबसे पहले हमारे पास आर्ग्यूमेंट होते हैं। 20 नंबर के 2 सवाल 40 नंबर के। आज एक्चुअली इस क्लास में हम इसी 40 नंबर के सवालों के बारे में बात करेंगे, और यही उस टाइप के क्वेश्चन हैं जिसके लिए आपको इंटरनेट पर सबसे कम मटेरियल अवेलेबल मिलेगा, और किताबों में भी आपको ये नहीं पता चलता कि आर्ग्यूमेंट या काउंटर आर्ग्यूमेंट कैसे लिखा जा सकता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो क्लास में अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप अपने इस 40 नंबर के लिए निश्चिंत हो सकें। फिर रिपोर्ट राइटिंग के सवाल होते हैं 10 नंबर के 2। प्रेसीज मतलब सार लेखन, सारांश लेखन वाला सवाल आता है 15 नंबर का 1। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक पैसेज रहता है, लेकिन उस एक पैसेज के पीछे क्वेश्चन 4 रहते हैं, 5 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन। कंक्लूजनली यू आर हैविंग 20 मार्क्स हियर। देन फिलर्स रीराइट, मतलब आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें ब्लैंक रहेगा, आर्टिकल, प्रीपोजिशन या एज पर द डायरेक्शन कोई वर्ड आपको वहां फिल करना होगा और फिर रीराइट करना होगा। आपको वर्ड्स यूज करने के लिए मिलेंगे। 2 नंबर के 5 सवाल आएंगे, 10 ये हो गया। करेक्शन रीराइटिंग का सवाल आपको मिलेगा। गलत सेंटेंस आपको दिया जाएगा, जैसा कि IAS मेंस में आता है, और फिर आपसे कहा जाएगा कि इसको सही करके लिखिए। टोटल आपके पास हो गए 200 मार्क्स। ये CAPF का लैंग्वेज वाला पेपर, डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाले पेपर की एक्सरे रिपोर्ट हमारे पास हो गई। अब बच्चों, इसके बाद हमें बात करनी है आज इस पूरे पेपर की जनरल टिप्स और विशेष रूप से आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। भाई, पूरे पेपर में ओवरऑल क्या काम आएगा? सबसे ज्यादा काम आएगा टेंसेस और मॉडल वर्ब। ये क्यों सबसे ज्यादा काम आएगा? देखिए, यहां आपका जो पूरा पेपर है ये राइटिंग के लिए है।
अब राइटिंग के लिए आइडिया आपके माइंड में होगा, लेकिन जब आप कॉपी पर उसको लिखेंगे तो आइडिया एक सेंटेंस में आएगा। मतलब व्हाटएवर यू आर थिंकिंग, सेंटेंस तो बनेगा। वही सेंटेंस आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और वही सेंटेंस आपको मार्क्स दिलाएगा। सेंटेंस लिखने के लिए टेंसेस और मॉडल वर्ब का मजबूत होना जरूरी है। टेंसेस आप ऑलरेडी जानते हैं। मॉडल वर्ब का मतलब हुआ कैन, कुड, शुड, मे, माइट वगैरह। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब कि सिंटैक्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है इस टोटल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये इसी के साथ मिलकर सेंटेंस को सही कराता है। आर्टिकल प्रीपोजिशन के सीधे सवाल आते हैं फिलर्स वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि CAPF एक ऐसा एग्जाम है जिसमें वर्ड लिमिट बहुत मायने रखती है हर सवाल में। काउंटर आर्ग्यूमेंट उसमें वर्ड लिमिट, ऐसे उसमें वर्ड लिमिट, आपकी प्रेसिस उसमें तो एक एक वर्ड गिन लिया जाता है। तो वर्ड लिमिट के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की मजबूत तैयारी होनी चाहिए, बहुत काम आता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, लोकोक्तियां, कहावतें, मुहावरे हमेशा हमारे द्वारा लिखे जाने वाले एस्से को सुंदर बनाने के लिए काम आने वाली चीजें हैं, इसलिए हमारा फोकस इडियम्स एंड फ्रेजेस पर भी बहुत गहराई से होना चाहिए। आते हैं आगे मेन बात की तरफ। जैसा कि मैंने वादा और दावा आप लोगों से किया था कि आज मैं आपको आर्ग्यूमेंट लिखना सिखाऊंगा। 20 नंबर के 2 सवाल, 40 नंबर, मतलब 20% नंबर की जिम्मेदारी होती है इन आर्ग्यूमेंट के सवालों की, और बच्चे सबसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट के लिए परेशान होते हैं। सबसे पहले समझिए कि आर्ग्यूमेंट मतलब क्या हुआ। तो आर्ग्यूमेंट से कहने का मतलब यह हुआ कि आपको कोई भी स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। आपको यह स्टेटमेंट कोई इडियम हो सकती है, कोई प्रोवर्ब हो सकती है, या कोई भी XYZ सेंटेंस या टॉपिक हो सकता है, और आपको दिए गए टॉपिक के खिलाफ कुछ लिखना होता है, उसे गलत साबित करना होता है। भाई जैसे मान लीजिए आपको पहला टॉपिक दे दिया गया ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी चीजें सोना होती हैं। अब आप इस तरीके से अपने पेपर को फ्रेम कीजिए, मतलब अपने स्टेटमेंट्स को फ्रेम कीजिए कि यह चीज गलत साबित हो जाए। अब लिखते समय आपको ख्याल रखना है, आप एक्चुअली टॉपिक को अपोज कर रहे होते हैं। बहुत बार आर्ग्यूमेंट के पेपर में, मतलब आर्ग्यूमेंट के सवाल में पेपर के पीयर प्रेशर की वजह से बच्चों से यह गलती हो जाती है कि वो टॉपिक पर लिख देते हैं, इस बात को भूल जाते हैं दे वर सपोज्ड टू राइट अगेंस्ट द टॉपिक। पेपर की लैंग्वेज क्या होगी, ये CAPF का 2020 लास्ट ईयर का पेपर है, मतलब कि लेटेस्ट पेपर है। और इस पेपर में यदि आप देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन है राइट आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जहां है आर्ग्यूमेंट फॉर द स्टेटमेंट, वहां पर आप उस आर्ग्यूमेंट के फेवर में लिख रहे होते हैं, और जहां पर है अगेंस्ट वाली चीज काउंटर आर्ग्यूमेंट होती है। अगेंस्ट के लिए आपको उसे गलत प्रूव करना पड़ता है। अब जैसे 2020 में पहला क्वेश्चन आया, सॉलिट्यूड ड्यूरिंग अ पेंडेमिक इज नॉट अनवेलकम। सॉलिट्यूड ड्यूरिंग अ पेंडेमिक इज नॉट अनवेलकम। सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन, पेंडेमिक मतलब महामारी, कोरोना काल जैसा कि अभी भी चल रहा है, नहीं है अनवेलकम। अनवेलकम मतलब बुरी चीज, स्वागत ना करने योग्य। टॉपिक क्या हुआ, महामारी में अकेलापन स्वागत ना करने योग्य नहीं है, मतलब महामारी में अकेलापन अच्छा है। कुछ पॉइंट्स आपको इसके फॉर लिखने होंगे और कुछ पॉइंट्स आपको इसके अगेंस्ट लिखने होंगे। तो भाई ये हुआ आपका आर्ग्यूमेंट। फॉर वाले पर तो सारे बच्चे अच्छा ध्यान देंगे ही, खिलाफ वाले पर ध्यान दीजिए, दैट यू आर अपोजिंग। वर्ड लिमिट अपनी देख लीजिए। हालांकि यूपीएससी आपको एक वर्ड लिमिट देती नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा फॉर द टॉपिक या अगेंस्ट द टॉपिक नहीं होना चाहिए। 70 से 90 शब्द में यदि आप अपनी बात कंक्लूड करते हैं, इट विल बी अ गुड आइडिया।
उसके बाद एक्यूरेसी समथिंग यूपीएससी डज नॉट कॉम्प्रोमाइज विद। भाई एक्यूरेसी एक ऐसी चीज है जिससे यूपीएससी जैसा बड़ा और ग्रेट कमीशन किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन में नहीं होता। पॉइंट जो आप उठाएं वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग पॉइंट से कहने का मतलब क्या हुआ? अब हम आते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ कि हमें फॉर द टॉपिक या अगेंस्ट द टॉपिक किस तरीके से लिखना है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया 2020 के पेपर के बारे में, उसी तरीके से 2019 के पेपर के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बातें करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अपने आर्ग्यूमेंट्स। हम बात कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है बच्चों तर्क। अब ये आपको फॉर द टॉपिक और अगेंस्ट द टॉपिक लिखने पड़ते हैं। ये जो सेकंड पेपर है आपका यूपीएससी वाला, मतलब सीएपीएफ के लैंग्वेज वाला, इसमें आप लोग ये समझकर चलिए कि टाइम की समस्या आपके सामने अमूमन नहीं पड़ेगी। जिस हिसाब का पेपर होता है और जो वर्ड लिमिट होती है उसके हिसाब से हमारा काम हो जाता है। तो जो भी टॉपिक आपका है, अब जैसे एक पुराना इसी एग्जाम का टॉपिक उठाते हैं, ओल्ड इज गोल्ड। ये पुराना टॉपिक है। पहले एक ब्रेन मैप कर लीजिए कि इसके फॉर में कौन से पॉइंट अच्छे आएंगे और अगेंस्ट में कौन से पॉइंट अच्छे आएंगे। तो जब आप इसके बारे में सोचेंगे, उस सोच के आधार पर यहां से इन छोटे छोटे वर्ड्स की सहायता से आप अपने लंबे सेंटेंस डेवलप करके आगे काम कर सकते हैं। अब देखो, बहुत बार क्या होता है, दिए गए टॉपिक के लिए फॉर तो आसानी से सोच लिया जाता है, अगेंस्ट सोचने में दिक्कत पड़ती है। उस पर भी हमें काम करना है। अब जैसे ओल्ड इज गोल्ड है, तो ओल्ड इज गोल्ड के लिए पहला टॉपिक, मतलब पहली चीज आप क्या सोचेंगे? भाई सबसे पहली बात क्या है कि ये प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब बुद्धिमान लोगों ने लिखी होती हैं, पुराने अनुभवी लोगों ने लिखी होती हैं। इसलिए प्रोवर्ब हमेशा एक अच्छी चीज है, समझदारी वाली बात होती है। दूसरी चीज क्या है कि ये एक्सपीरियंस्ड भी है अपने आप में। भाई कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी चीज अगर लंबे समय से टिकी हुई है तो उसको अच्छा ही माना जाएगा, इसीलिए ओल्ड इज गोल्ड जैसी बातें कही जाएंगी। जबकि जब हम इसके अगेंस्ट में आएंगे तब आप क्या सोचेंगे? आप यहां पर ये सोचना शुरू कीजिए कि न्यूनेस हो सकता है डायमंड हो। ओल्ड माइट बी गोल्ड बट न्यू इज डायमंड। अगर इस लाइन से आप इस टॉपिक पर अगेंस्ट द टॉपिक जाते हुए आर्ग्यूमेंट लिखने की शुरुआत करते हैं तो आपका आर्ग्यूमेंट ऑटोमेटिकली बेहतर और ज्यादा ग्रेविटी वाला प्रूव हो जाएगा। उसके साथ साथ आप ये देखिए कि प्रोवर्ब्स आर नॉट ऑलवेज राइट। भाई प्रोवर्ब्स का क्या है? एक तरफ कहावत बनी डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड कट्स डायमंड, कि भाई हीरे को काटने के लिए हीरा ही चाहिए, या तो आयरन कट्स आयरन, कि लोहे को काटने के लिए लोहा ही चाहिए। दूसरी तरफ इसी के जैसी विपरीत अर्थक कहावत बना दी गई, फायर डज नॉट डिस्टिंग्विश फायर। आग को बुझाने के लिए आग ही से काम नहीं चल सकता, हमें पानी डालना पड़ता है। तो आप बताएंगे कि प्रोवर्ब्स आर अवेलेबल इन ऑल द डायरेक्शंस। दिस इज वी हु कैन सेलेक्ट एंड एक्सेप्ट द प्रोवर्ब्स अकॉर्डिंग टू अस। ज्यादा इंफेसिस रखिए न्यूनेस वाले पॉइंट पर। तो न्यूनेस वाला जो पॉइंट होगा ये ऑटोमेटिकली आपका एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। बच्चों ये तो हुआ एक एग्जाम्पल हमारे पास ग्रामर की टिप्स की। इसमें जहां तक बात है, देखिए जैसे सपोज करिए आपने सोचा कि जी 80 वर्ड्स में हमको हमारा आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करना है, या तो फॉर द टॉपिक या तो अगेंस्ट द टॉपिक, इनमें से कुछ भी आपने सोचा। तो जब 80 वर्ड्स की आप शुरुआत करें तो पहले कम से कम 10 वर्ड्स में आप केवल इंट्रोडक्शन देंगे। पहले 10 वर्ड में जब फॉर द टॉपिक जाएंगे तो फॉर द टॉपिक का इंट्रोडक्शन,
जब अगेंस्ट द टॉपिक जाएंगे तो अगेंस्ट द टॉपिक का इंट्रोडक्शन। जब आप इस तरीके से दोनों बार इंट्रोडक्शन देंगे तो आपका स्टैंड क्लियर होगा। 10 वर्ड्स से ज़्यादा इस चीज़ के लिए मत लीजिए। ये इंट्रोडक्शन देते समय आप कोशिश करें कि आपका सेंटेंस स्मॉल रहे और टेक्निकली स्पीकिंग वो सेंटेंस सिंपल रहे, मतलब उसमें आप ना इस्तेमाल करें कोई भी कंजंक्शन। कंजंक्शंस का इस्तेमाल अपने आर्ग्यूमेंट राइटिंग की एकदम शुरुआत में बिल्कुल भी मत कीजिए। तो ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन। इसके बाद दूसरे नंबर पर आप आएंगे उसके डिस्क्रिप्शन के लिए, और डिस्क्रिप्शन के लिए जब आप आएंगे, अब आपको 60 से 70 वर्डों में अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है। यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा भारी सेंटेंस का इस्तेमाल करें और आपका सेंटेंस समहाउ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रहे, कंजंक्शंस का इस्तेमाल हो, सेंटेंस में क्लॉजेस डेवलप हो सकें। यहाँ पर आप अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी इस्तेमाल करके लंबे और अच्छे सेंटेंस डेवलप कर सकते हैं। तो काउंटर आर्ग्यूमेंट में इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद बच्चों डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ गया। डिस्क्रिप्शन का मतलब जो भी टॉपिक हमारे पास था उसकी डिटेल हमको देनी। भाई इनकी डिटेल्स को हम लेकर कैसे चलेंगे? अब जैसे 2020 के पेपर का जो पहला टॉपिक था जिसके अगेंस्ट एंड फॉर लिखना था उसको देखते हैं। सॉलिट्यूड ड्यूरिंग अ पेंडेमिक इज नॉट अनवेलकम। टॉपिक क्या है? सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन ड्यूरिंग अ पेंडेमिक, महामारी के दौरान जैसा वर्तमान में चला, इज नॉट अनवेलकम। ये आपका टॉपिक है। अब जब ये आपका टॉपिक जाएगा तो सबसे पहले सोचिए कि आप इसमें टॉपिक को ध्यान से देख लीजिए। जिन बच्चों ने पिछली बार एग्जाम दिया है उनको ऑलरेडी पता है। सॉलिट्यूड अकेलापन ड्यूरिंग अ पेंडेमिक, महामारी के दौरान, इज नॉट अनवेलकम, स्वागत योग्य नहीं है, ऐसा नहीं है। नॉट देखिए डबल नेगेटिव है यहाँ पर, एक यहाँ पर लगा नॉट नहीं है, अनवेलकम स्वागत ना करने योग्य मतलब बेकार। अब जब इस टॉपिक पर आप सबसे पहले फॉर द टॉपिक लिखेंगे और फिर अगेंस्ट द टॉपिक लिखेंगे तो मतलब आप पॉइंट क्या उठाएंगे? पहले फॉर और फिर अगेंस्ट। तो जब आप इसी टॉपिक पर फॉर द टॉपिक लिखेंगे तब आप उठाइए कि भाई इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो कॉन्टेजिनियस होती हैं, कॉन्टेजियस बीमारियां होती हैं, और कॉन्टेजियस बीमारियां होने के चक्कर में जितना ज़्यादा लोगों के बीच हम रहेंगे वो उतना ज़्यादा स्प्रेड होती चली जाएंगी, फैलती चली जाएंगी। ट्रांसमिशन बेस्ड बीमारियां हैं, इसलिए अकेले तो रहना ही पड़ेगा, आपको ऐसा वहाँ पर शो करना पड़ेगा। तो ये आपकी जो बीमारी होगी ये होगी कॉन्टेजियस। फिर इसमें और क्या अच्छी बात है कि जब आप आइसोलेट होंगे तो आपको थोड़ा अपना टाइम मिलेगा। भाई आजकल इंसान अपने प्रोफेशन से, थोड़ा फैमिली से, बाकी बचा खुचा मोबाइल से, माने फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह से इतना बिजी होता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन के पास स्वयं के अलावा हर किसी के लिए टाइम होता है। अरे पिछले लॉकडाउन में तो आपको याद होगा कहाँ कहाँ से क्या क्या दिखने लगा था। अभी सहारनपुर से हिमालय दिखने लगा। पिछले साल मुंबई में कुछ पिंक कलर के सारस आ गए थे किसी पर्टिकुलर स्पेशीज़ के। हमारे इलाहाबाद में तो हमेशा ही साइबेरियन बर्ड्स आती हैं। मतलब ये सब आइसोलेशन के बेनिफिट हैं। आइसोलेशन होगा, ट्रैफिक नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, उसकी वजह से ये सब होगा। तो इंसान को
अपने खुद के लिए कुछ समय मिलेगा और वो अपने ही जीवन को अपने से बाहर बैठकर देख पाएगा, क्योंकि जो सॉलिट्यूडनेस है ये है बेस ऑफ ग्रेटनेस। जो संसार के महानतम लोग हैं वो अकेले ही रहे हैं। तो अगर मनुष्य अकेला रहेगा तो आपदा में अवसर ढूंढेगा, जैसा कि मोदी जी हमेशा कहते हैं, वो भी तो अकेले ही है ना भाई। उसके बाद जब आप इसके अगेंस्ट आएंगे तब अगेंस्ट में आपको एक बात लिखनी पड़ेगी कि भाई बीमारी भले ही कॉन्टेजियस है, लेकिन अगर आपने बंदे को अकेला छोड़ दिया तो हाउ विल ही गेट ट्रीटमेंट, हाउ विल ही बी ट्रीटेड, उसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे होगा। अब अगेंस्ट में जाते समय भी आपको ये बात याद रखनी है, इल आर्ग्यूमेंट तो दे नहीं सकते, कॉन्टेजियस है वो तो एक्सेप्ट हो ही गया। तो अब आप यहां पर पॉइंट दीजिए कि कॉन्टेजियस होने के बावजूद हम उसे एकदम से अकेला ना करें, बल्कि हम उसके साथ थोड़ा कॉन्टैक्ट लेस तरीके से रहें, क्योंकि इस समय में उसको हमारे कोऑपरेशन की ज़रूरत है। तो यदि इस तरीके से आप अपने विचारों को अरेंज करके ग्रामर की जो टिप्स मैंने बताई हैं उसके साथ चलते हुए लिखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट के बारे में या सीपीएफ के और किसी सवाल के बारे में है तो नीचे चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भेजकर हमसे उसका रिप्लाई लीजिएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके क्वेश्चन को रेस्पॉन्स करूंगा। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को इस कोरोना के पेंडेमिक पीरियड में घर बैठे बहुत अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं तो एडमिशन लीजिए मेजर कल्चर क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में, जहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश और कंप्लीट जीके की लाइव क्लासेस एज वेल एज रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। और अगर आप चाहते हैं और बहुत अच्छी प्रिपरेशन के लिए तो आप हमारी किताबें परचेज कर सकते हैं एमकेसी पब्लिकेशन से। तो बच्चों, आपका डाउट, आपकी सजेशन चैट बॉक्स में मिल जाना चाहिए। मैं आपसे बात कर रहा था सीपीएफ के पेपर में आने वाले आर्ग्यूमेंट के सवाल के बारे में। अगली वीडियो क्लास में मैं लेकर आऊंगा सीपीएफ के पेपर में आने वाली प्रेसीज राइटिंग, सार लेखन, जहां एक एक वर्ड गिना जाता है। यूपीएससी के एग्जाम में, सीपीएफ के एग्जाम में बाकायदा बॉक्स बनाकर आपको कॉपी दी जाती हैं, तो एक एक वर्ड की काउंटिंग इंपॉर्टेंट होती है। आज के लिए इतना काफी है। मेहनत से पढ़ाई करिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कल्सी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें एमकेसी लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।